नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, एक नया भाग लेकर के। और कल हमने रक्त के बारे में पढ़ा था, रुधिर के बारे में पढ़ा था और कि रक्त क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, ऊपर आप देख पा रहे हो कि रक्त तथा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे थे अपने, जिसमें रक्त पढ़ा था। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है और जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्वों व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से चयापचय अपशिष्ट कोशिकाओं तथा उत्पादों तथा CO2 का परिवहन करता है। ठीक है। और ये हल्का क्षारीय तरल होता है जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। भ्रूण अवस्था में नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण पलिया में होता है। ये भी याद रखने वाली बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो भ्रूण या नवजात शिशु होते हैं उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? प्लीहा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अब आगे देखो, ये निर्माण प्लीहा के अंदर किया जाता है इसमें। ठीक है। अब जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें लगभग 5 लीटर रक्त होता है और रुधिर के 2 भाग होते हैं। द्रव्य भाग प्लाज्मा कहलाता है। द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और जो दूसरा भाग होता है वो क्या कहलाता है? दूसरा भाग ठोस होता है। दूसरा भाग क्या होता है? ठोस होता है, जो कोशिकाओं का बना होता है। और प्लाज्मा रक्त के 55% भाग का निर्माण करता है और इसमें जल 92% और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ अन्य शेष मात्रा में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। तो शेष में ये इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना। तो जो शेष भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखो, आज अपने एक नए पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, नए टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें देखो क्या है कि इसमें सबसे पहले यानी रुधिर की कोशिकाएं अपने अध्ययन करेंगे। रुधिर की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो देखो, आज का पॉइंट है अपना रुधिर की कोशिकाएं। रुधिर की कोशिकाएं। तो देखो बच्चों, रुधिर की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। रुधिर की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। तो देखो, रुधिर की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रुधिर कोशिका, जिसे RBC कहते हैं। लाल रुधिर, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मानव भोजन और मानव स्वास्थ्य में मैंने RBC का, WBC का जिक्र किया था, याद होगा आपको। लाल रुधिर कोशिका जिसे RBC कहते हैं। ठीक है। लाल रेड रुधिर ब्लड, सी का सेल यानी कोशिका, लाल रुधिर कोशिका RBC, ये हेडिंग होगी। ठीक है ना। तो इसमें देखो ये क्या चीज़ है, ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है, यानी 99% भाग इसका होता है। ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% भाग होती है। कुल रक्त कोशिकाओं का कितना प्रतिशत भाग होती है? इसमें 99% भाग इसमें होता है। ठीक है। और इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है।
खून का रंग लाल होता है। खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं होता है इनमें, ठीक है ना। तथा इनकी औसत आयु 120 दिन होती है और इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। अब देखो इसमें विशेष बात क्या है कि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। एक तो ये प्रश्न बनता है इसमें कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण खून का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल। ध्यान देना, ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है और इनकी औसत आयु, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 120 दिन होती है। औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन की होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया लाल रुधिर कोशिका, आरबीसी, ठीक है। अब देखो अपने देखते हैं अगला जो भाग है उसका अध्ययन करते हैं अगले पार्ट का। अब अपने इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है बिंबाणु। दूसरे भाग का क्या नाम है? बिंबाणु। बिंबाणु का अध्ययन करते हैं। देखो बिंबाणु क्या है? इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। बिंबाणु को क्या कहते हैं? इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ध्यान देना, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बिंबाणु का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी होती है, ठीक है ना। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिमी, प्रति घन मिमी होती है। मिमी होती है। बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिन का होता है और ये ध्यान देना, उसका देखो 120 दिन था, ये भी इसमें डिफरेंस हो गया। बिंबाणु का जीवन मात्र, जीवन कितना होता है? बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिन का होता है। 10 दिन का होता है। 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। ये मुख्य काम है इनका। ये मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। मतलब थक्का नहीं जमेगा ना रक्त का, तो ब्लड, चोट लग जाएगी तो ब्लड बहता रहेगा जिससे अपने शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। तो थक्का जमना भी अति आवश्यक होता है। तो ये कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, ठीक है। बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं।
बिंबाणु जो है वो केंद्रक विहीन कोशिका होती है, यानी केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोशिकाएं होती है डैश लगा करके। ठीक है, आगे आया नहीं शब्द, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब देखो अपने अगले भाग का अध्ययन करते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तीसरा पार्ट कौन सा है इसका, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे अपने क्या कहते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। W का वाइट यानी श्वेत, ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कोशिकाएं। देखो इसमें क्या है, इन कोशिकाओं को ग्लूकोसाइट कहा जाता है और इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। इनको क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को, यानी इनका जो निर्माण है वो कहाँ होता है, लाल अस्थिमज्जा में होता है, और इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। लाल अस्थिमज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, और इन्हें क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, लाल अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है, और इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये रंगहीन होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये रंगीन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार लगा करके। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, एक तो विशेष बात है, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। कई बार आपने देखा होगा, हमें जब चोट लग जाती है तो नीचे से खून नहीं निकलता है, तो जैसे वाइट चोट लगने के बाद, जैसे यहाँ चोट लग गई तो खून नहीं निकला, तो नीचे से वाइट कोशिकाएं निकलती हैं, जिसमें वाइट कलर का ऐसे दिखाई देता है कि खून भी नहीं निकला और घाव भी नहीं हुआ, तो बीच में रह जाता है ना, तो ये वहाँ पर पाई जाती है। कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता, वह हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगीन होती हैं, यह रंगहीन होती हैं, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इनका कलर नहीं होता, वाइट तभी तो होती हैं। इसी कारण इन्हें श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। अतः इन्हें श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी इसी कारण इनको कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। देखो, ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वो देख लेते हैं अभी अपने। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ उन दो कोशिकाओं का, ताकि हमें टाइम कम लगे।
तो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है, अभी देखो मैं बना देता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है ताकि टाइम कम लगे। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, और दोनों प्रकारों को मैंने यहाँ दर्शाया, देखो, ठीक है ना। दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु का नाम होता है ग्रेनुलोसाइट, अकणिकाणु का होता है एग्रेनुलोसाइट। इसको याद कर लेना, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। इसके एग्जाम्पल्स देखो, उदाहरण देखो। इस कणिकाणु के न्यूट्रोफिल, इसमें ये सबसे ज़्यादा सक्रिय भी है। न्यूट्रोफिल है ना, ये हमारे रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि में सबसे अधिक पाई जाती है। जो सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। जबकि अकणिकाणु में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो भाग होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये लिख रखा है। मोनोसाइट नहीं चलता आगे। लिम्फोसाइट तीन भागों में बंटा होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और तीसरा भाग नीचे दर्शाया मैंने, मारक कोशिकाएं। तीसरा भाग क्या है इसका? लिम्फोसाइट के तीन भाग है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं, ठीक है। ये इसके तीन भाग हो गए। अब देखो इसके जो वर्णन है वो विस्तृत रूप से आपको आगे बता देता हूँ और करवा देता हूँ। तो देखिए, ये बात आ गई होगी समझ में आपको, ये जो यहाँ लिखा है मैंने। अब देखो आगे इसका वर्णन कर लेते हैं। तो देखो, हमारे शरीर में रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका है ये, ठीक है ना। और अगला देखो, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका होती है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका होती है। प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं। अगला देखो, मोनोसाइट परिपक्व होकर के महाभक्षक कोशिका के रूप में बदल जाती है। मोनोसाइट, क्योंकि मोनोसाइट का कोई प्रकार नहीं था ना, तो लिम्फोसाइट के तो तीन भाग थे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं, जबकि मोनोसाइट का नहीं था। तो मोनोसाइट परिपक्व होकर के महाभक्षक कोशिका में बदल जाती है। महाभक्षक कोशिका में बदल जाती है, तथा महाभक्षक कोशिका तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षण कोशिकाएं हैं। और महाभक्षक व न्यूट्रोफिल और संख्या की दृष्टि से भी सबसे अधिक पाई जाती है न्यूट्रोफिल, ये ध्यान देना। इसी कारण सबसे ज़्यादा भक्षक भी है, ठीक है। महाभक्षक व न्यूट्रोफिल मानव शरीर की
मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है, जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है। ये बाह्य प्रतिजनों का क्या करती है? भक्षण करती है। ठीक है, तो ये बात आ गई होगी समझ में आपको। तो इसमें इसके विशेष पॉइंट हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। ठीक है ना, रक्त के मतलब क्या क्या, रुधिर की जो कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की, लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी बिंबाणु, और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी कितने भागों में बंटी होती है वो बताया, कौन सी इसमें प्रमुख होती है, क्या क्या कार्य करती है वो बताया। ठीक है, वो अपने पढ़ा तो आप इनका अध्ययन करोगे। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अगले भाग में एक नई वीडियो में एक नया पार्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए बच्चों, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।